हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपने इस चैनल पे और आज के इस वीडियो में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, एहतराम करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के जो 5 भेद होते हैं दोस्तों, पांचों भेद के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या है। तो दोस्तों, यहाँ कह रहा है संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्वभाव के नाम को, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे गाय, भैंस, आदमी, औरत, टेबल, मेज, बिहार, भारत, पटना, मिठास आदि। यहाँ पे गौर करने वाली बात, अगर हम गौर करें तो सारा संज्ञा का जितना भी निचोड़ है उसको हम यहीं पे समझ लेंगे अगर गौर करें तो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है किसी प्राणी। प्राणी में कौन आता है? गाय, भैंस, आदमी, औरत। ये प्राणी में आ गया। ये प्राणी वाली संज्ञा, जितनी भी प्राणी में जितनी संज्ञा आती है वो यहाँ पे आ गया। यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए कि प्राणी में जितनी भी संख्या आती है वो गाय, भैंस, बकरी और आदमी, औरत, ये सब आ गया। वस्तु, वस्तु में कौन कौन आता है? टेबल और मेज। वस्तु, वस्तु के नाम में टेबल और मेज आ गया। यहाँ पे स्थान बचा। स्थान के नाम पर यहाँ पे बिहार, भारत, पटना ये आ गया। इसका कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। और स्वभाव, स्वभाव में यहाँ मिठास आ गया। अगर हम गौर करें तो इसी परिभाषा में ही सारे संज्ञा के जितने भेद हैं वो सारे यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। लेकिन प्रकार को पढ़ेंगे, आगे चलकर संज्ञा के प्रकार को, भेद को पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से हम समझेंगे। तो आइए उनके भेद को जानते हैं आप। तो संज्ञा के कितने भेद है ये तो सब जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और 5वें नंबर पर है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये तो सभी जानते हैं दोस्तों कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन इन्हीं 5 भेदों में हम एक एक करके सारे भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे, सारण देखेंगे और समझेंगे कि ये संज्ञा के जो 5 प्रकार है वो क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला नंबर पर आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि तो सबसे पहले हमें परिभाषा में ही हमें ध्यान देनी चाहिए। क्यों? सबसे पहले उस किस में ध्यान रखेंगे? उसके परिभाषाओं को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, यहाँ पे ये शब्द आया विशेष, ये शब्द आया है विशेष, इसमें और कोई संज्ञा में ये विशेष शब्द नहीं आएगा दोस्तों। ये जातिवाचक संज्ञा में भी नहीं आएगा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक, जितने भी संज्ञा है इनमें से ये विशेष शब्द नहीं आएगा। लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिसमें ये विशेष शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान, वस्तु के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, विशेष को हमें ध्यान में रखना होगा, विशेष प्राणी, स्थान, वस्तु के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि इसमें कहा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहा गया है कि इसमें केवल एक वस्तु, स्थान का बोध होता है। केवल एक वस्तु, स्थान। पहली बात ध्यान में रखना है कि विशेष हो, दूसरी बात ध्यान में रखना है कि वह नाम, वह वस्तु सिर्फ एक हो। किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में वह केवल एक हो और विशेष हो। जैसे राम, सीता, अहमद, ये एक विशेष नाम है और एक नाम है। ऐसे तो इसमें 140 करोड़ इंसान है, 40 करोड़ लोग हैं, उनमें से राम, सीता यह क्या है? विशेष है। अहमद क्या है? ये विशेष है। वैसे ही हमारे देश में राज्य कितने हैं? 28 राज्य है। उनमें से देखना है हमें कि बिहार जो है, बिहार का नाम आया है। बिहार क्या है? विशेष है। या बिहार जो नाम है बिहार, वो क्या है? 28 राज्यों में बिहार एक है, अकेला है। इसमें जो ये कहा गया है कि इसमें केवल एक एक वस्तु, स्थान का बोध होना चाहिए, केवल एक। तो बिहार क्या है? एक है। राज्य भले ही 28 है लेकिन उनमें से बिहार क्या है दोस्तों? बिहार एक है। हमारे बिहार में जिले कितने हैं? 38 जिले। उनमें से जो पटना जिला है वो विशेष भी है और एक भी है। हमें दोनों बातों को ध्यान में रखना होगा कि विशेष और एक होना चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए विशेष और एक होनी चाहिए। सबसे पहले पटना जो है वो विशेष है। दूसरी बात यह है कि पटना हमारे बिहार में एक है। यहाँ पे एक होने का भी दावा किया गया है। किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। गया भी क्या है? गया भी एक स्थान का नाम है, जिला का नाम है। तीसरी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे नाम का भी आना जरूरी है।
जिला में, इंसानों में, देशों में, वस्तु में, स्थान में, प्राणी में नाम का आना भी बहुत जरूरी है। किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम का आना जरूरी है। अगर वो नाम से सूचित किया गया हो तो वह व्यक्तिवाचक। जैसे पटना, बिहार, गया। अब देखिए दोस्तों, हमारे देश में या विदेशों में कितने, दुनिया में कितने पहाड़ है, पर्वत है, उनमें से जो है हिमालय क्या है? पहला तो ये हिमालय दोस्तों विशेष है। दूसरी बात यह, हिमालय क्या है? एक है। हिमालय क्या है? एक है। हमारे देश में हिमालय एक ही है, उनका नाम हिमालय जो है, पर्वत का जो नाम है हिमालय, वह एक है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा है गंगा। नदी कितने हैं हमारे देश में? बहुत सारी नदियां हैं, दुनिया में बहुत सारी नदी है। तो नदी में गंगा क्या है? विशेष। पहला बात हमको ध्यान में रखना है कि विशेष। गंगा क्या है दोस्तों? विशेष है। दूसरा क्या है कि गंगा केवल एक है। हमारे देश में कितनी नदियां हैं, उनमें से गंगा क्या है? एक नाम है गंगा। आते हैं दोस्तों हम जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा क्या है? देखिए, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का, क्या है? संपूर्ण पदार्थों का। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण पदार्थों से यह मतलब हुआ कि एक नाम जो आएगा दोस्तों, जैसे कि फूल। फूल के कितने जाति होते हैं, कितने नाम होते हैं? फूल में गुलाब भी होते हैं, चमेली भी होते हैं, चंपा भी, न जाने कितने कितने फूल होते हैं, कितने नाम होते हैं फूल के। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उन सभी चीजों का नाम नहीं आया, सिर्फ फूल आया है, सिर्फ उसका जाति आया है ये फूल, उसका नाम नहीं आया। उसी तरह से फल। फल कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे फल होते हैं। कितने नाम होते हैं फल के? सेब होते हैं और बहुत सारे फल होते हैं, फलों के नाम होते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ध्यान ये देना है, यहाँ पे किसी का नाम नहीं आया, किसी भी चीज का नाम नहीं आया है। पिछले जो हमने पढ़ा है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, उसका खासियत यह था कि उसमें वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज का नाम आता था दोस्तों, स्थान का नाम आता था। लेकिन यह जातिवाचक संज्ञा में नाम नहीं आएगा, उनका संपूर्ण जाति आएगा। एक नाम में उनका संपूर्ण जाति आएगा। फूल, फल, लड़का। दोस्तों लड़का, लड़का में राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है, लेकिन वहां पे नाम नहीं आया दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा में नाम नहीं आता है, सिर्फ उसका संपूर्ण जाति आता है। ये जो लड़का है, इसमें सारे लड़कों के जाति इसमें समा गई है। इसमें ये जाति के जो है संपूर्ण पदार्थों का इसमें बोध हो रहा है। लड़की, लड़की में सीता, गीता, बहुत सारे लड़की का नाम है जो आ सकते हैं, लेकिन इनमें नाम नहीं आया। नाम अगर आ जाता दोस्तों तो वह किस में चले जाता? फिर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाता। अगर नाम आ जाता दोस्तों तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाता है। जातिवाचक संज्ञा में नाम नहीं आता, सिर्फ उसका जाति आता है कि वह लड़का है या लड़की है। मर्द, मर्द में बहुत सारे नाम आ सकते थे, औरत में बहुत सारे नाम आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं आया क्योंकि यह जातिवाचक संज्ञा है। यह सिर्फ जाति बताता है कि वह मर्द है या औरत है, लड़का है या लड़की है, फल है या फूल है। इसमें नाम नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि यह जातिवाचक संज्ञा है। राज्य, हमारे देश में 28 राज्य हैं, लेकिन उनमें से किसी का नाम नहीं आया दोस्तों, सिर्फ राज्य आया। 28 राज्य का जो जाति है उसमें एक केवल राज्य नाम आया है। 28 राज्य का अलग अलग नाम नहीं आया, क्योंकि नाम आता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाता। जातिवाचक संज्ञा में दोस्तों याद रखना है कि नाम नहीं आता, संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है एक ही वर्ड में। देश, बहुत सारे देश हैं, उसके नाम आ सकते थे। जिला, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, पटना, गया आदि बहुत सारे जिले के नाम है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना है कि अगर नाम आता तो वह कहाँ चले जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाता। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ नाम नहीं आएगा। गाड़ी, गाड़ी में बहुत सारे गाड़ी आ सकते हैं। ऑटो, रिक्शा, जो चलने वाली गाड़ी है, ऑटो हो सकते हैं, बोलेरो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बहुत सारी गाड़ी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी का नाम नहीं आया। क्योंकि ध्यान में ये रखना दोस्तों, नाम अगर आया वो जातिवाचक संज्ञा में नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में ध्यान रखना है कि किसी का नाम नहीं आता है। गाय, कुत्ता आदि ये सब क्या है? जाति है, नाम नहीं है दोस्तों। नाम में बहुत सारे नाम आ सकते हैं, लोग कुत्ता का नाम रखते हैं हीरा। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, अब हम आते हैं भाववाचक संज्ञा में। तो आइए दोस्तों, हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा, जातिवाचक संज्ञा पढ़ा, अब हम आते हैं भाववाचक संज्ञा में।
तो जिस तरह से हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के परिभाषाओं में ध्यान दी, जातिवाचक संज्ञा के परिभाषाओं में ध्यान दिए दोस्तों, उसी तरह से हमें भाववाचक संज्ञा के परिभाषा में ध्यान देना, तभी हमें सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म, क्या है, गुण और धर्म, ये दोनों चीजों को याद रखना है दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस प्रकार यहाँ पे कुछ वर्ड आता था जिस पर हमें ध्यान रखनी होती थी, उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा में भी हमें ये दो वर्ड दिया गया है, दो शब्द दिए गए हैं, गुण और धर्म और स्वभाव। तीसरा है स्वभाव। स्वभाव, ये तीनों चीज को हमें ध्यान में रखना है, किसमें, भाववाचक संज्ञा में। गुण धर्म और स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों असल में जो है हमें समझ में, परिभाषा को अगर हमने समझ लिया तो समझ लीजिए कि हमने उस टॉपिक को सारा समझ लिया। अगर हम परिभाषा को समझ लेते हैं तो सारा टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है, क्योंकि असल चीज हमारा जो होता है वो परिभाषा में ही होता है। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म और स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, यहाँ पे दोस्तों ध्यान में ये रखना है कि गुण का और धर्म का और स्वभाव का जिक्र हुआ है। इसके परिभाषा में, भाववाचक संज्ञा के परिभाषा में गुण धर्म और स्वभाव का बोध हुआ है, तो हमें यही तीनों चीज को ध्यान में रखना होगा। जैसे में उदाहरण के जैसे में है बुढ़ापा। दोस्तों ये बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा एक स्वभाव है, एक एहसास है। हमें कैसे पता चलती है कि हम अब बूढ़े होने लगे, या हमें कैसे पता चलता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो बूढ़ा हो चुका है, कैसे पता चलता है? तो हमें अपने आप अंदर में महसूस होते हैं, हम अपने आंख से देखते हैं और वह चीज हमें अपने अंदर महसूस होती है। और जो बूढ़ा होता है उनको भी यह महसूस होता है कि अब हम कमजोर हो चुके हैं, अब हम थोड़ा झुक के बोलने लगे, हम टेढ़े हो चुके हैं, ऐसा उसको महसूस होता है। तभी वो अपने आप को पहचान पाता है कि वह व्यक्ति अब बूढ़ा हो चुका है, ये स्वभाव है। चतुराई, दोस्तों चतुराई क्या है, ये एक गुण है। चतुराई क्या है, आपके अंदर ये गुण है। चालाक बनना, चतुर बनना, यह क्या है, आपके अंदर एक गुण है, चतुराई। तो ये कौन सा संज्ञा में आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो मिठास, मिठास क्या है दोस्तों, मिठास भी आपका क्या है, एक स्वभाव है। ये आपके अंदर का जो है स्वभाव है, आपके अंदर का कैसा स्वभाव, मिठास है या करवाहट है, आप जलनशील व्यक्ति है या कैसे मेहनतशील व्यक्ति, कैसे व्यक्ति है, ये आपका क्या, कौन बताता है, स्वभाव बताता है। तो ये मिठास क्या है दोस्तों, स्वभाव हो गया, मिठास हो गया आपका स्वभाव। मित्रता, ये भी दोस्तों, मित्रता जो है ये भी एक स्वभाव है। सुंदरता, सुंदरता आपका गुण हो गया दोस्तों, सुंदरता जो है वह एक गुण है, आपके अंदर जो है गुण है, यह गुणवाचक में भी आ सकता है दोस्तों। सुंदरता जो है वह गुण है। और बचपना, दोस्तों बचपना हमारा स्वभाव है, यह भी किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा पर लिए अब हम आगे बढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा की तरफ। तो दोस्तों आते हैं हम समूहवाचक संज्ञा में। जिस तरह से हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को पढ़ा, उसी प्रकार हम अब समूहवाचक संज्ञा को देखते हैं कि यह क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा के जो नाम है समूहवाचक, इसी में इसका सारा कंसेप्ट क्लियर है। समूहवाचक संज्ञा, देखिए दोस्तों, जिस शब्द से समूह या झुंड, देखिए दोस्तों इसमें समूहवाचक संज्ञा में नाम में भी इसका समूह है और इसकी परिभाषा में समूह आया है, समूह या झुंड। दोस्तों जिस तरह से हमने जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में दिए गए शब्दों में ध्यान दिया, उसी प्रकार इसमें भी दो शब्द दिया गया है, एक है समूह और दूसरा है झुंड। इन दोनों शब्दों में हमें ध्यान देना होगा, इन्हीं से सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह का क्या मतलब होता है दोस्तों, एक व्यक्ति से अधिक, एक व्यक्ति से अधिक होना, एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति का होना समूह कहलाता है। एक जगह पे एक, जरूरी नहीं है दोस्तों कि समूह सिर्फ इंसानों का ही हो, जानवरों का भी समूह हो सकता है, जानवरों का भी झुंड हो सकता है। जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये होते हैं, गाय होते हैं, वे सबके भी क्या होते हैं, झुंड हो सकते हैं, वे सबके भी समूह हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि समूह या झुंड सिर्फ इंसानों का ही हो। तो समूह या झुंड का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दोस्तों सेना का अर्थ ही होता है एक से अधिक सेना मिलकर किसी भी चीज की रखवाली करते हैं। जैसे देश की रक्षा के लिए जो सेना है वहां पे एक से अधिक सेना होते हैं, एक नहीं अधिक होते हैं। किसी राजा व महाराजा के पीछे जो सेना जाती है लड़ने के लिए, तो वह एक नहीं एक से अधिक जाती है, सेना में जाती है।
तो दूसरा है सभा। सभा का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे देहात में, हमारे गांव समाज में कोई छोटा सा प्रॉब्लम आ गई या किसी से मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया, तो उस झगड़ा को सुलझाने के लिए दोस्तों हमारे गांव में, या कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आती है तो उसको सुलझाने के लिए हमारे गांव में एक पंचायती बुलाई जाती है दोस्तों, एक पंचायती बुलाई जाती है। पंचायती का मतलब हुआ गांव के कुछ लोगों को बुलाया जाता है, गांव के सारे लोगों को बुलाया जाता है, उनको एक जगह पे बैठाया जाता है, उनके बीच फिर वो उनके बीच जो है जो घटना हुई है, जो झगड़ा हुई, उनके सारे बातों का विचार किया जाता है। उसे हम अपनी भाषा में पंचायती कहते हैं, और उसे ही दोस्तों, उसे ही सभा कहा जाता है, उसे ही सभा कहा जाता है। सभा, सभा बुलाई जाए, कहते नहीं सर, सभा बुलाई जाए, फिल्मों में ये डायलॉग होता है, सभा बुलाई जाए। मेला, दोस्तों मेला में भी एक से अधिक लोग होते हैं। कक्षा, दोस्तों कक्षा में जो बच्चे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल विद्यालय में, कक्षा में, वहां पे भी एक बच्चा थोड़ी ना जाते हैं, एक से अधिक बच्चा जाते हैं, जो कक्षा हो गया। ये कक्षा शब्द भी कहाँ पे आता है दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मेला शब्द, सभा, सेना, ये सब कहाँ पे? समूहवाचक संज्ञा में आएगा। उसी तरह से ये सबसे विशेष उदाहरण के लिए है यहाँ पे अंगूर का गुच्छा। दोस्तों अंगूर का गुच्छा जो होता है वो कभी भी एक ठोस में, अंगूर का गुच्छा में एक अंगूर नहीं होता, उसमें से बहुत सारे अंगूर। आइए दोस्तों, अब जिस तरह से हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा को पढ़ा, उसी प्रकार हम अब द्रव्यवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं। देखते हैं क्या कहता है, क्या कहती है। जिन वस्तुओं को नापा और तौला जा सके, ऐसी वस्तुओं के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, दोस्तों सोना को हम गिनते नहीं बल्कि नापते हैं। क्या करते हैं? नापते हैं। नाप कर ही हम पता लगाते हैं कि यह सोना कितना है, कितना वजनदार है। चांदी, चांदी को भी नापा जाता है। दोस्तों तेल जो है, तेल में दोस्तों बहुत सारे तेल आते हैं, जैसे पेट्रोल भी आ सकता है, इसमें डीजल भी आ सकता है। दोस्तों तेल से रखना है। तेल हो गया, घी हो गई, पानी हो गया, पीतल हो गया, ये सारे चीज क्या है? नापने वाली चीज है। तो ये यहाँ पे परिभाषा में साफ स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों कि जिन वस्तुओं को नापा और तौला जा सके, उनको गिना ना जा सके, वैसे वस्तुओं के नामों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, पीतल आदि। इन सब चीजों से अब हमको याद रखना है। दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा का परिभाषा पढ़े, संज्ञा के पांचों भेदों का हमने वर्णन किया, संज्ञा के पांचों भेदों के बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपका संज्ञा से रिलेटिव जितने भी आपके कंफ्यूजन थे वो सारे दूर हो गए होंगे, और आपको संज्ञा बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताएं कि यह आपको समझ में आया या नहीं। दोस्तों ये मेरा YouTube चैनल पे यह मेरा पहला वीडियो है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि यह वीडियो कैसा लगा आपको, आपको संज्ञा समझ में आया या नहीं, आपके अंदर जितने भी कंफ्यूजन थे संज्ञा को लेकर वो क्लियर हुआ या नहीं, आपको जरूर बताना है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब मैं आपको पढ़ा सकता हूँ YouTube में, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ये भी आपको बताना है दोस्तों। कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, या कैसा लगा ये भी आपको बताना है।